Now let's discuss the characteristics of depreciation. Depreciation क्या होता है? It is a gradual but continuous fall in book value of fixed assets. So आप देखोगे हर साल gradually, continuously हर साल आपके asset की value decrease होगी. बहुत rare होगा कि आप अपने एसेट को यूज कर रहे हो और उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ऐसा कभी नहीं होता है। आप गाड़ी पर बहुत इजी एग्जांपल है कार का। आप अपनी कार आपने एक नई खरीदी, 1 साल बाद उसकी वैल्यू 10 लाख की कार आपने खरीदी, 1 साल बाद वैल्यू 9 लाख, 2 साल बाद इट विल फॉल, कॉन्टिन्यूसली फॉल होगी। 9 लाख से 8.5 होगी, देन 7, देन 6। कभी ऐसे नहीं होगा कि 6 से एकदम 10 लाख होगी। इट इज डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। ऐसे आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड है आपकी एसेट की वैल्यू, ऐसे नहीं है कि आपकी जो एसेट की वैल्यू कभी बढ़ जाएगी, एप्रिसिएशन नहीं होगा। बिकॉज ऑब्वियसली आप किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो उसकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। आप ये यूज करने से खराब होगी चीजें, आप यूज करने से वो खराब होगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, राइट? So depreciation in accounting is a process of allocating the depreciable cost over the estimated useful life of the asset. So ये हमें पता है, हम depreciate करते हैं जितने साल हमारे assume करते हैं asset की value है। For example 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी और आप सोचते हो सिर्फ 10 साल चलेगी, तो हर साल हम 1-1 लाख रुपए depreciate करेंगे for the next 10 years, right? अब हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, वाई इट इज नेसेसरी। तो पहली चीज है कि मैचिंग ऑफ कॉस्ट विद रेवेन्यू। जो आप देखो, जो अभी हमने पढ़ा, अपनी करेक्ट इनकम कैलकुलेट करने के लिए नेसेसरी है कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें टू कैलकुलेट द ट्रू इनकम। द कैलकुलेशन ऑफ इनकम रिक्वायर्स मैचिंग ऑफ कॉस्ट विद रेवेन्यू. Depreciation is a necessary cost of using the fixed asset. तो डेप्रिसिएशन एक कॉस्ट है एसेट को यूज करने के लिए, इसको दिखाना जरूरी है। अगर नहीं दिखाएंगे तो हमारी ट्रू इनकम कैलकुलेट नहीं होगी। एंड देन इसके बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं, टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, टू रिटेन आउट ऑफ प्रॉफिट्स फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, टू कैलकुलेट द प्रॉपर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, to compute tax liability of the owner, to meet the legal requirement, to allocate the cost of fixed assets. Next topic is causes of depreciation. Depreciation क्यों होता है? हमें पता है with passage of time, जैसे जैसे आप किसी भी चीज को यूज करेंगे, कोई भी एसेट को यूज करेंगे, तो वो डेफिनेटली उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। वियर एंड टीयर इज ऑल्सो नोन एज सेम, कि जब भी आप किसी चीज को यूज करोगे देन उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, important is methods of charging depreciation. हमारे पास ना दो मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, जो हमारे लिए कोर्स से रिलेटेड है। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के जो इजी मेथड है, सबसे इजी दैट इज एसएलएम, या आपने अपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन में, स्ट्रेट लाइन मेथड। Next is WDV, diminishing balance method, or written down value method, or charging depreciation. Then another methods are annuity method, depreciation fund method, insurance policy method, machine hour rate method, units of production output method, revaluation method, sum of the year digits method, group depreciation method. So ये बहुत सारे, these are various methods of charging depreciation. But students, for your examination point of view, जो हमारे लिए concern है वो ये दो, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये दो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से important है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एंड वन मोर,
जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो न्यू है, अब आप बीकॉम में पढ़ रहे हो तो न्यू थिंग इज चेंज ऑफ मेथड। चेंज ऑफ मेथड में क्या होता है कि आप पहले एसएलएम यूज करा आपने फर्स्ट 3 इयर्स बिजनेस में, देन आपने डिसाइड करा दैट नाउ यू हैव टू चेंज योर मेथड फ्रॉम एसएलएम टू डब्ल्यूडीवी और वाइस वर्सा। पहले डब्ल्यूडीवी मेथड था, अब एसएलएम करना है, अब एसएलएम से डब्ल्यूडीवी जाना है इधर। तो पेपर में ये आता है चेंज ऑफ मेथड शो करना, कैसे हम अपने चेंज ऑफ मेथड में कैसे हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, चेंज ऑफ मेथड ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये भी आ सकते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी से, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड स्टार्ट करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कंपोनेंट अकाउंटिंग। कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या कहती है, that a fixed asset may consist of either one item or group of items held by the business enterprise to be used for more than one accounting period. So the asset may contain one component or more than one component group of components making one physical unit with one cost. So students, component accounting, as the name says component, component क्या होता है, parts। अगर आपके पास कोई एक एसेट है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एसेट्स लगे हुए हैं जिनको हम इंडिविजुअली क्लासिफाई कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट एक आपने परचेज करा, बट एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, इंजन अलग है, उसके इंटीरियर चेयर फर्नीचर अलग, एयर फ्रेम जो उसकी बॉडी है वो अलग। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स हैं जो एक एसेट को बना रहे हैं। एक एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे एसेट्स हैं, चेयर्स हैं, फर्नीचर है, इंजन है, एयर फ्रेम है। सो कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग कहता है कि फर्म जो है वो इन इंडिविजुअल एसेट्स पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकती है, बट रिक्वायरमेंट है कि ये जो एसेट है आपका उसके बहुत सारे सेवरल कंपोनेंट्स होने चाहिए जो फिजिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। But the firm records the aeroplane in the books of account as one unit with one cost. Interestingly, the major component of the aeroplane can be physically separated from the principal asset and which have got significantly different costs and different useful lives. Hence, each item should be depreciated separately. तो component accounting कहती है अगर आपके पास कोई asset है जैसे एरोप्लेन है, उसके different components हैं जो easily separate हो सकते हैं, like एयर फ्रेम हो सकता है, इंजन इज अगेन अ सेपरेट एसेट, एरोप्लेन में जितने भी फर्नीचर यूज हुआ है, चेयर्स यूज हुई हैं, दैट्स अगेन अ सेपरेट एसेट। सो इन दिस केस आपको इन एसेट्स की सेपरेटली अकाउंटिंग करनी है, सेपरेट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल कंपोनेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, एक हमारे पास इलिस्ट्रेशन है, लेट्स डिस्कस दिस इलिस्ट्रेशन। A firm purchases a motor vehicle for transporting the passengers from New Delhi to Amritsar. So, एक फर्म ने एक मोटर व्हीकल परचेज करा फॉर ट्रांसपोर्टिंग द पैसेंजर्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू अमृतसर कॉस्टिंग 8 लाख। अब उस मोटर व्हीकल के सिग्निफिकेंट पार्ट्स थे, जो मेन बॉडी थी वो 2,50,000 की थी, इंटीरियर हुआ 3,50,000 का, एंड वो जो मोटर व्हीकल है फॉर एग्जाम्पल बस का जो इंजन है वो 2 लाख रुपीज है। सो जो एक बस है उसके जो हमारे अंदर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है उनकी कॉस्ट है हमारे पास मेन बॉडी, इंटीरियर एंड इंजन। सो नाउ वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन इंडिविजुअली। अब हमें बताया है कि एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ मेन बॉडी की है 5 years, सीट्स की है 4 years एंड इंजन की है 8 years। सो डेप्रिसिएशन नॉर्मली कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, कंपोनेंट बॉडी की कॉस्ट है 2,50,000, उसकी यूजफुल लाइफ है 5 years, तो 50,000। अगेन फिर डेप्रिसिएशन अलग से निकालेंगे सीटिंग पर और इंजन पर, फिर हम इन सारे डेप्रिसिएशन को क्लब कर देंगे। The total depreciation is 1,62,500.
तो कंपोनेंट्स पे इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सो दैट इज कंपोनेंट अकाउंटिंग। दिस इज ऑल्सो फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको अगर कभी पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, थ्योरी पूछ लेते हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग की, तो आप बता पाओ जिसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसको हम कंपोनेंट अकाउंटिंग कहते हैं, राइट?